आज इस वीडियो को देखने के बाद एसेरेशन और रीजनिंग क्वेश्चंस में आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड शेयर करूंगी जिससे आप रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया जो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लाइफ में कभी गलत नहीं होंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। अब एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चंस को करने से पहले ना हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि एसेरेशन और रीजनिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। तो अगले 1 मिनट में आपको एसेरेशन और रीजन दोनों का मतलब पता होगा, ठीक है। एसेरेशन क्या होता है, आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है। आपने एसेरेशन और रीजनिंग क्वेश्चंस देखे होंगे, उसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है। पहला आपको एसेरेशन दिया होता है, दूसरा आपको रीजन दिया होता है। एसेरेशन कोई भी एक स्टेटमेंट होती है जो कि फैक्ट बताती है। फैक्ट को हिंदी में बोलते हैं तथ्य बताती है, ठीक है। एक स्टेटमेंट जो आपको फैक्ट बताती है और जो आपको रीजन दिया होता है ना, वो स्टेटमेंट का कारण आपको बताता है। बिना कारण के, बिना रीजन के स्टेटमेंट का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो एसेरेशन और रीजन का मतलब आपको समझ आ गया। अब हम एक जनरल क्वेश्चन से समझते हैं कि एसेरेशन और रीजनिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक जनरल क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे एसेरेशन और रीजन का। एसेरेशन दे रखा है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन, ठीक है। यानी कि ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये क्या है, एसेरेशन। अब इसका रीजन क्या दे रखा है, हेमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट। हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट का होता है, इसीलिए जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। इस सेंटेंस को हम पूरा पढ़ते हैं। Red color of blood is due to hemoglobin because hemoglobin is a red pigment. Because hemoglobin is a red pigment. तो ऐसे कोई भी 2 सेंटेंस, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनके बीच में बिकॉज आता है ना, वो होते हैं एसेरेशन और रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी ऐसे 2 सेंटेंसेस जिनके बीच में बिकॉज आ जाए, जिनको बिकॉज से ज्वाइन किया जा सके, वैसे क्वेश्चंस होते हैं एसेरेशन और रीजनिंग क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो कि हमारा मेन मोटिव है। रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि रीजनिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ अब जो रट्टा मारने वाला काम चलता था ना, वो नहीं चलेगा। अगर आपको टॉपिक पूरा अच्छे से आता होगा, आपने पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, उसको समझा होगा ना, तो ही आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ के कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 1 की, कि स्टेप 1 क्या है। ध्यान से सुनना। स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखी है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, अभी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को बिना ऑप्शंस के साथ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले आपको ये देखना है ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या फिर एक स्टेटमेंट ट्रू है या एक स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, आपको एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, दूसरे स्टेटमेंट को भूल जाना, दूसरे स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बस। अगर ट्रू है तो उसके सामने लिख दो ट्रू, अगर फॉल्स है तो उसके सामने लिख दो फॉल्स। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आप इजीली बता सकते हो कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस स्टेप को क्वेश्चन के साथ करते हुए समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ मैं पहले। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है जैसे ही
लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है। जब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का लेवल ऑफ इनकम से तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होती है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है, यहाँ लिखते हैं एसेरेशन क्या आया है यहाँ पे, फॉल्स, फॉल्स। अब क्या करना है, जो ये सेकंड स्टेटमेंट है इसको पढ़ना है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, ये बिल्कुल सही है। तो रीज़न क्या आया यहाँ पे, ट्रू, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती है तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अब इसके यहाँ पे ऑप्शंस लिखती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, एसेरेशन को ए और रीज़न को आर, ताकि टाइम बचे, समझ जाओगे आप लोग। जब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों स्टेटमेंट को चेक किया था कि फॉल्स है ट्रू है, तो क्या आया था हमारा आंसर, एसेरेशन इज फॉल्स और रीज़न ट्रू। तो बस हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, एसेरेशन इज फॉल्स और रीज़न इज ट्रू। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो रीज़न है वो उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, जो रीज़न है वो एसेरेशन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्टेप 1 में क्या करते हैं। स्टेप 1 में क्या करना होता है, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करना होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती है ना तो क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। उसके आगे कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे एसेरेशन ट्रू आ जाता, ठीक है, और रीज़न फॉल्स आ जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता, एसेरेशन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। स्टेप 2 पे हमें कब जाना होता है, जब ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना ये दोनों ट्रू आ जाती है। अगर एसेरेशन भी ट्रू है और उसका रीज़न भी ट्रू है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग इंडिपेंडेंटली ट्रू है, तब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 2 में आपको ये देखना होता है कि जो रीज़न है वो एसेरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। पहले तो किसी भी क्वेश्चन में स्टेप 1 को फॉलो करना है, ये चेक करना है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू आती है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो रीज़न दे रखा होता है चेक करना होता है कि वो रीज़न एसेरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने, एसेरेशन दे रखा है जीडीपी इंडिकेट्स द साइज ऑफ एन इकोनॉमी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या इंडिकेट करता है, साइज ऑफ इकोनॉमी का साइज इंडिकेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वही मेन पॉइंट, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। जीडीपी इंडिकेट करता है इकोनॉमी का साइज, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है, एसेरेशन इज ट्रू। अब जाते हैं रीजन पे। अ हायर जीडीपी इंडिकेट्स हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर जीडीपी ज़्यादा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंट्री में हो रही है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रीज़न भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप पे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या आ गई हैं, ट्रू आ गई हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, अब आपको ये देखना है कि ये जो रीज़न है क्या ये एसेरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये जो रीज़न हमें यहाँ पे दे रखा है ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हायर होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से साइज ऑफ इकोनॉमी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका क्या हो गया, एसेरेशन एंड रीज़न आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेरेशन। तो आपको ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिर भी अगर मिस्टेक का चांस ना लिया जाए, एक बार जस्ट सारे ऑप्शंस को रीड कर लेना, आंसर तो आपको पहले मिल चुका है। तो इसका क्या होगा, बोथ
assertion and reason are true, R is the correct explanation of A। अगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं आता है तो इसका आंसर हो जाता assertion and reason both true but R is not the correct explanation of assertion। सो इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर से समराइज करते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, या फिर एक ट्रू है या एक फॉल्स है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू आती है तब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो रीज़न दे रखा है वो एसरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। और एसरेशन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन क्वेश्चंस को आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करके सॉल्व करना। कल हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इंडियन इकोनॉमी के नोट्स चैनल पे डाल दिए गए हैं, जो नोट्स बचे हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।